आपकी काली बेटी का विवाह कभी नहीं होगा। एक नहीं 6 बेटियां हैं आपके, और ऊपर से आपके पास कोई धन भी नहीं है। इस गुर्बत में अपनी बदसूरत बेटियों का विवाह कहाँ करोगे? यदि तुम मेरी एक शर्त मान लो तो मैं तुम्हें तुम्हारी बड़ी बेटी का विवाह अपने होनहार सुंदर भाई से करा दूंगा, और दहेज में कुछ नहीं चाहिए। क्या तुम सच कह रहे हो? मेरे दरवाजे से भी डोली उठ सकती है? ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। परंतु तुम्हारा भाई उस गांव की सबसे सुंदर रेखा नाम की लड़की से प्रेम करता है, और उनका प्रेम 7 साल पुराना है। कैसे करोगे तुम ये विवाह? इतनी सुंदर प्रेमिका को छोड़ने के बाद कोई मेरी बिल्कुल काली गरीब बेटी से विवाह कैसे कर सकता है? मुझे नहीं यकीन ये विवाह हो सकता है। यदि हो भी गया तो वो मेरी पुत्री को नहीं रखेगा। मैं आपको जबान देता हूँ, मेरा भाई अपनी सुंदर प्रेमिका को भी छोड़ेगा, आपकी काली बेटी को मान सम्मान से रखेगा और कभी उसको बदसूरत नहीं कहेगा। कुंदनपुर नामक गांव में शांति नाम की एक औरत रहती थी। उसकी गांव में बड़ी इज्जत थी। उसके 2 पुत्र थे, प्रभास और रघु। प्रभास के विवाह को कई वर्ष हो गए थे और अब रघु भी विवाह के योग्य हो गया था। एक दिन प्रभास अपनी माँ से बोला, माँ, मैं क्या सोच रहा था, अब रघु बड़ा हो गया है, अब हमको उसके विवाह के बारे में सोचना चाहिए। बच्चों का विवाह समय से हो जाना चाहिए। ऐसे तो रघु मेरा छोटा भाई है, परंतु पिताजी के जाने के बाद मैंने उसको संतान की तरह ही पाला है। कभी मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि मेरी संतान से कम है रघु। सारा प्रेम मैंने रघु पे भी ही लुटाया है। बेटा, तू ठीक कह रहा है। मैं इस बात को अच्छे से जानती हूँ। तुम अपने छोटे भाई का कितना ध्यान रखते हो और उसके सामने अपनी पत्नी तक को देखते नहीं हो। मैं भी कई दिनों से तुमसे बात करने की सोच रही थी रघु के बारे में। गांव में से ही उसके कई रिश्ते आए हैं। तुम बोलो तो एक बार हम लड़की वालों से बात कर लें। हमारा रघु बहुत सुंदर है। मैं चाहती हूँ उसके लिए लड़की भी उसी की तरह नेक और सुंदर मिले। हाँ माँ, तू ठीक कह रही है। मैं भी उसी के जैसी लड़की ढूंढ रहा हूँ। वो हमारे पुराने कल्याण काका है ना, उनकी पुत्री कैसे रहेगी हमारे रघु के लिए? वो मुझे कई बार मिल गए। बेटी का रिश्ता हमारे घर करना चाहते हैं। जब कोई इतनी इज्जत से अपनी बेटी हमको देना चाहता है तो हमारा भी फर्ज बनता है उसकी बात पे एक बार गौर करना। क्या कहती हो माँ, उसकी पुत्री से विवाह तय कर दूं रघु का? शांति कुछ देर चुप रही, फिर सोचते हुए बोली, हमारा रघु इतना समझदार, इतना मेहनती, इतना सुंदर, और कल्याण की 6 बेटियां हैं और 6 की 6 काली हैं। कल्याण की बेटियों की जोड़ी तो हमारे पुत्र से कहीं तक भी मिलती नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास इतनी सारी जमीन है, हम गांव में अच्छे लोग कहलाते हैं, और कल्याण अपनी बेटियों को शादी में कुछ भी नहीं देगा। गांव में हमारी बहुत इज्जत है, और जब बहुएं कुछ लेकर नहीं आती तो गांव वाले कुछ कहे ना कहे, पर मन में सोचते जरूर हैं कि उनके बेटे में कोई तो कमी होगी, जब ही तो इनको दहेज नहीं मिला। दहेज लेने देने से भी इंसान की इज्जत में फर्क पड़ता है। अरे माँ, तू कौन से पुराने जमाने की बात कर रही है? हम इंसान हैं और हमें अपने अंदर इंसानियत जगा कर रखनी पड़ेगी। हम तो जमींदार हैं, हमारे विवाह तो कहीं भी हो जाएगा। लेकिन तू एक बार उनके बारे में भी तो सोच, जिनकी 6 जवान बेटियां घर पर बैठी हैं, रंग रूप से भी अच्छी नहीं है। उनकी बेटी से कौन करेगा विवाह? अगर हमारे होते हुए गांव में किसी की लड़की बिन ब्याही रह जाए तो कल के दिन ऊपर जाकर हिसाब हमसे भी होगा। तो अगर हमारा एक बेटा है और वह विवाह की योग्य है तो हम किसी गरीब की बेटी का भला कर सकते हैं, और इससे गांव में हमारी इज्जत कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। माँ, बात तो ठीक कह रहा है, लेकिन कभी कभी गांव वालों के बारे में भी सोचना पड़ता है कि हम उनको क्या जवाब देंगे। परंतु तेरी यही इच्छा है तो मैं तेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाऊंगी। रघु जैसा मेरा बेटा है, वैसे तेरा छोटा भाई भी है। तुझे उसकी खुशी के लिए जो करना है कर ले। यदि तुझे यही सही लग रहा है तो मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस तू रघु से बात कर लेना। उसका विवाह है, एक बार रघु की मर्जी भी जान लेना हमारा फर्ज है। अरे माँ, रघु क्या बोलेगा? तू तो जानती है ना, वह मेरा छोटा भाई है और आज तक उसने मेरे फैसले पर कोई उंगली नहीं उठाई। जो मैं कर दूंगा वह उसी में खुश हो जाएगा, और मैं उसका बड़ा भाई हूँ, उसका बुरा तो नहीं चाहूँगा। मुझे नहीं लगता उसको हमारे इस फैसले से कोई भी आपत्ति होगी। अब कल्याण काका के घर जाता हूँ और उनसे विवाह की तारीख पक्की कर लेता हूँ। शांति चाहती तो नहीं थी कि कल्याण के घर में उसके पुत्र का विवाह हो, परंतु वो बेटे के सामने कुछ नहीं बोल पाई। जब से उसके पति का देहांत हुआ था तब से घर के सारे छोटे मोटे फैसले प्रभास ही करता था, और अब उसको अपने फैसले लेने की इतनी आदत हो गई थी। प्रभास कल्याण के घर गया। कल्याण उसको वहाँ पर देखकर चौंक गया। तुम जैसे बड़े लोग हमारे यहाँ आज कैसे?
तुम इस गांव के जाने माने लोगों में आते हो, मुझसे कोई गलती हो गई क्या जो आज तुम मेरे घर खुद चल कर आए हो? मैं आपके लिए एक खास तोहफा लेके आया हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारी कोई सी पुत्री का विवाह तय हुआ या नहीं? अब तो एक नहीं 6 की 6 जवान हो गई है, कब तक बिठा कर रखोगे? करो उनका विवाह। अब किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हो? क्या बताऊं, कोई भी गांव में या दूसरे गांव में भी ऐसा इंसान नहीं जो मेरी बेटियों से विवाह करना चाहता हो। कितनी जगह रिश्ते भेज दिए, लड़कियों को देखते हैं और उल्टा सीधा बोलकर चले जाते हैं। अब तो मुझे घर के बाहर निकलते हुए भी शर्म आने लगी है। मेरी सबसे छोटी बेटी के साथ की जो लड़की है ना, उसका भी विवाह हो गया है, मेरी बड़ी बेटी का भी नहीं हुआ। आपकी काली बेटी का विवाह कभी नहीं होगा। एक नहीं 6 बेटियां हैं आपकी, और ऊपर से आपके पास कोई धन भी नहीं है। इस गुर्बत में अपनी बदसूरत बेटियों का विवाह कहाँ करोगे? यदि तुम मेरी एक शर्त मान लो तो मैं तुम्हारी बड़ी बेटी का विवाह अपने होनहार सुंदर भाई से करा दूंगा, और दहेज में कुछ चाहिए भी नहीं। क्यों मजाक बना रहे हो? गरीब लोगों का मजाक तो वैसे सब बनाते हैं, चलो आप भी बना लो। अरे सच कह रहा हूँ, बस तुमको मेरी एक बात माननी होगी। क्या तुम सच कह रहे हो? मेरे दरवाजे से भी डोली उठ सकती है? ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। परंतु तुम्हारा भाई उस गांव की सबसे सुंदर रेखा नाम की लड़की से प्रेम करता है, और उनका प्रेम 7 साल पुराना है। तो कैसे करोगे तुम ये विवाह? इतनी सुंदर प्रेमिका को छोड़ने के बाद कोई मेरी बिल्कुल काली गरीब बेटी से विवाह कैसे कर सकता है? मुझे नहीं यकीन ये विवाह हो सकता है। यदि हो भी गया तो वो मेरी पुत्री को नहीं रखेगा। मैं आपको जबान देता हूँ, मेरा भाई अपनी सुंदर प्रेमिका को भी छोड़ेगा, आपकी काली बेटी को मान सम्मान से रखेगा, और कभी उसको बदसूरत नहीं कहेगा। ये सब कैसे होगा, और तुम ये क्यों कर रहे हो? मेरे गोदाम में जितना भी माल पैसा मेहनत है सब मेरे भाई की है, ये पूरा गांव जानता है। मैं तो बस घंटे भर को चला जाता हूँ गोदाम पे, और ये बात माँ भी मानती है, मेरी पत्नी भी, परंतु कुछ कहती नहीं। कुछ दिन पहले मेरी पत्नी ने बोला कि रघु के विवाह के बाद सारा माल उसकी पत्नी का हो जाएगा और हम खाली हाथ रह जाएंगे, क्योंकि रेखा सुंदर ही नहीं बुद्धिमान भी है। मैं तुम्हारी बेटी से इस शर्त पे विवाह करूंगा कि कल के दिन तुम और तुम्हारी बेटी मेरे भाई की जायदाद में घर में कोई हिस्सा न मांगे। ये सब मेरा है और ये मैं रघु को भी नहीं दूंगा। ये सुनकर कल्याण सोच में पड़ गया। सोचने का समय नहीं है, बिठा कर रखो सारी जिंदगी बेटियों को। एक बेटी का विवाह हमारे घर हो गया तो बाकी के लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जब रघु जैसे इंसान का विवाह तुम्हारे घर हो सकता है तो जरूर कोई बात होगी तुम्हारी बेटियों में। या तो मेरी शर्त मानो, बेटी को विदा करो मेरे भाई के साथ और अपनी जबान बंद रखो, या फिर बेटी को हमेशा बिठा कर रखो। और हाँ, ऐसा नहीं सोचना कि एक बार विवाह हो गया तो सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं करूंगा वही होगा, ये बात अपनी बेटी को भी समझा देना। कभी कल के दिन वो मुझसे जबान न लड़ाए। भूलना मत, आप पर और आपकी पुत्री पे एक बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ। भड़कने की क्या जरूरत है, ये बात ज्योति को नहीं बताते हैं। उसको सच पता लग गया तो वो खुद ही ये विवाह नहीं करेगी। जब तक जैसे काम चल रहा है चलाते रहो, उधर तुम संभाल लेना, इधर मैं संभाल लूंगा। जो बात हमारे बीच हुई कानो कान किसी को खबर नहीं होगी। तो ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। रघु भी इतनी आसानी से हाँ नहीं करेगा, उसको भी मनाना पड़ेगा। आप विवाह की तैयारी करो, अगले महीने तैयार रहना, बारात लेकर आएंगे। आज तक आपके घर से एक भी लड़की की डोली नहीं उठी, इस बार उठवा कर रहेंगे। किस्मत कभी कभी आप जैसे लोगों को भी मौका देती है, ये बात आज आपको समझ में आ ही रही होगी। मैंने तो सपने देखने ही छोड़ दिए थे कि मेरे घर में भी कभी बेटी की बारात आएगी। ऊपर वाले ने पूरी दुनिया की बेटियां मुझे ही दे दी, और अगर दी थी तो इनकी तकदीर और इनको सुंदर बनाता। इनकी काली तकदीर और काले चेहरों ने मेरी पूरी जिंदगी को कालस में पोत दिया है। प्रभास कल्याण की बात पर हंसते हुए अपने घर आ गया। शाम को जब रघु घर आया तो प्रभास ने कहा, रघु, अगले महीने तुम्हारा और ज्योति का विवाह है। इस महीने लगन से काम करो और जितना भी काम है उसको निपटाओ, फिर विवाह में व्यस्त हो जाओगे, कर नहीं पाओगे। रघु ये सुनकर चौंक गया। कब, कहाँ, कैसे? ये सब आप क्या बोल रहे हो? प्रभास ने उसे घूर कर देखा।
रघु बेटा, तुम्हारा विवाह तय हो गया है ज्योति से। उसके पिताजी खुद रिश्ता लेकर आए थे। लड़की अच्छी थी तो हमने हाँ कर दी। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि बताने का समय ही नहीं मिला। अब जल्दी जल्दी सारी तैयारियां करनी है। मैं तो अपनी बहू को बहुत सारी अच्छी अच्छी साड़ियाँ चढ़ाऊंगी, बहुत सारे जेवर चढ़ाऊंगी। मेरे आखिरी बेटे की शादी जो है। तुम्हारे पिताजी जो जमीन छोड़कर गए थे, उस जमीन में से मैं थोड़ा सा तो खर्च कर लूं। अब मेरा बुढ़ापा है, ना जाने मेरी जिंदगी का कौन सा दिन आखिरी हो जाए। अपने आखिरी बेटे के विवाह में दिल खोल कर धन खर्च करूंगी। बाकी जो जमीन बचेगी वो अपने दोनों बेटों में आधी आधी बांट दूंगी। मेरी जिंदगी के आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अरे माँ, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कल्याण जी से बात की है। वह गरीब लोग हैं और बेटी को सादगी से रुखसत करना चाहते हैं। अब हमने इतने सारे जेवर और साड़ी बनवाई तो उन पर जोर पड़ेगा, इसलिए हम सादगी से विवाह करते हैं और ज्योति को अपने घर ले आते हैं। ज्योति को घर ले आने के बाद तेरी जो भी इच्छा होगी, ख्वाहिश होगी, वह सब ज्योति के साथ पूरे कर लेना। फिर जितना सोना तुझे ज्योति को देना है अपने घर ला कर दे देना। दिखावा करने से कुछ नहीं होता है माँ। बेटा, बात तुम्हारी भी ठीक है। वैसे बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो। हम सादगी से ही ये विवाह कर लेते हैं। उसके बाद जो भी देना होगा घर लाकर दे देंगे। एक जमींदार की बहू है वो, ऐसे थोड़ी रूखी सूखी अच्छी लगेगी। अरे आप लोग मेरे विवाह की बात कर रहे हो? एक बार मुझसे तो पूछ लो मैं क्या चाहता हूँ। मेरा विवाह तय कर दिया, ना मुझे एक बार लड़की दिखाई न मेरी मर्जी जानी। मेरा विवाह है, मुझसे पूछना तो आप लोगों को बनता है ना। अगर मैं कुछ नहीं बोलता इसका यह मतलब नहीं कि आप लोग मेरा विवाह कहीं भी कर दोगे। अब तू इतना बड़ा हो गया है कि मेरे फैसले तुझे पसंद आने बंद हो गए। अगर मैंने तेरा विवाह तय किया तो कुछ सोचकर ही तो तय किया होगा। आज तक मैंने कभी तेरे लिए कोई गलत फैसला किया है जो आज करूंगा? मेरी जिंदगी भर की मेहनत को, परवरिश को एक पल में बर्बाद न कर देगा। अरे रे रे, आज तक तेरे सामने खुद की संतान को भी जी भर के नहीं देखा। सबसे पहले तेरे बारे में सोचता हूँ, उसके बाद अपनी संतान को देखता हूँ। और आज इन सब का तो मुझे यह सिला दे रहा है। मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। आज तूने मेरे जज्बात को ठेस पहुंचाई है। आज मैं निराश हो गया हूँ तुझसे। आज तूने मेरा बहुत दिल दुखाया है। आज मुझे लग रहा है कि जैसे आज पिताजी मुझे छोड़कर चले गए हो और आज मैं अनाथ हुआ हूँ। मेरा वह मतलब नहीं था। मैं आपके फैसले की कदर करता हूँ, परंतु मैं। इतना बोलकर रघु खामोश हो गया। फिर वो कुछ सोचकर बोला, माफ कर दो मुझसे गलती हो गई। मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। मैं ज्यादा बोल गया। बस ऐसे अचानक विवाह की बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। आप माफ कर दो मुझे। आज के बाद कोई भूल नहीं होगी। अगर तू सच में मुझसे माफी मांगना चाहता है तो मेरी बात मान। जो हो रहा है उसको होने दे। मेरी जुबान से निकला हर शब्द पत्थर की लकीर है। जो मैंने कह दिया वह होकर रहेगा। मेरी जबान कट सकती है लेकिन पलट नहीं सकती। मैंने 10 लोगों के सामने जबान दी है। अगर तू चाहता है तेरे भाई का सर झुक जाए तो कोई बात नहीं। मैं तेरे लिए सर झुकाने के लिए भी तैयार हूँ। मैं नहीं कह रहा आप किसी के भी सामने सर झुकाओ। मैं मर सकता हूँ, आपका सर नहीं झुकने दे सकता। इतना बोलकर रघु मायूस होकर घर से निकल गया। चलते चलते वो जंगल में आ गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी एक लड़की उसके पास आकर बोली, क्या हो गया है? आप ऐसे क्यों रो रहे हो? और आप आज कुएं पर क्यों नहीं आए? मैं पानी भरने गई थी, वहाँ मुझे कितना सूना सूना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। जब तक मैं पानी भरने नहीं आती हूँ मेरा मन नहीं लगता, और जब एक बार आपको देख लेती हूँ तो मेरा पूरा दिन खुशी से बीत जाता है। और आज आपने कुएं पर ना आकर अच्छा नहीं किया। मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत उदास भी हो गई थी, और अब देख रही हूँ आप रो भी रहे हो। कुछ ऐसा है क्या जो मुझे नहीं पता? सब ठीक है ना? क्या करता मैं आकर कुएं पे? क्या करता मैं आकर कुएं पे? क्या कहता तुमसे? मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इतना परेशान हो रहे हो और इतना सब बोल रहे हो? मुझे बताओ ना, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। मेरे बड़े भाई ने मेरा विवाह तय कर दिया है और अगले महीने मेरा विवाह है। ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हम दोनों 7 साल से एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हम दोनों ने एक दूसरे की सौगंध खाई थी कि हम अपनी जिंदगी में किसी तीसरे को नहीं आने देंगे। और आज 7 साल के बाद अचानक तुम मुझसे आकर कह रहे हो कि तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारा विवाह कहीं और तय कर दिया है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। अपने घर जाओ, अपने भाई से बात करो और उनसे बोलो कि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करते हो।
मैं यह सब नहीं कर सकता। मैं कितने ही वर्षों से तुम्हारे बारे में अपने घर बात करने की कोशिश कर रहा था, परंतु नहीं कर पाया। तुम तो जानते ही हो मेरे बड़े भाई को, वह मुझसे कितना प्रेम करते हैं। आज तक उन्होंने जो कुछ भी किया मेरे लिए, मैं उसको भूल नहीं सकता। मेरे पिताजी के जाने के बाद उन्होंने एक संतान की तरह मेरा ख्याल रखा, मुझे काम करना सिखाया, मुझे हर चीज में आगे रखा। इतना सब होने के बाद अगर आज वो मेरी जिंदगी का एक फैसला ले रहा है तो मैं उस फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। तो क्या तुम अपने भाई की मर्जी से विवाह कर लोगे? मुझे छोड़ दोगे एक ऐसी लड़की के लिए जिसको तुम जानते तक नहीं हो? एक अजनबी लड़की के लिए प्रेम की बलि चढ़ा दोगे? अपने भाई के बारे में सोच रहे हो, एक बार मेरे बारे में भी तो सोचो। तुम्हारे विवाह के बाद मेरा क्या होगा? 7 साल का प्रेम है, 7 दिन में नहीं भुलाया जा सकता। जितने आंसू बहा रहे हो ना, उतनी हिम्मत दिखाओ और पालो अपने प्रेम को। प्रेम करना कोई अपराध नहीं है। फिर तुम क्यों अपनी बात अपने घर वालों से क्यों नहीं बोल पा रहे हो? तुम्हें मेरे जज्बात को समझने चाहिए, तुम्हें मुझे सहारा देना चाहिए, और उल्टा तुम मुझ पर भड़क रही हो। तुम जानती हो ना मैं कितना मजबूर हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता अपने भाई के सामने। एक बार माँ ने यह फैसला लिया होता तो मैं माँ से बात कर सकता था, परंतु मैं भाई से इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता। भाई मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि जिस छोटे से बच्चे को पाल पोस कर उन्होंने बड़ा किया, वह उनके सामने डटकर खड़ा हो गया। मेरे भाई ने 10 लोगों के सामने जुबान दी है, और अगर भाई जुबान से फिर गए तो अब बेइज्जती भी भाई की नहीं मेरी होगी। और मैं अपने भाई का सर झुका हुआ नहीं देख सकता, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। हमारा 7 साल का प्रेम कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारा भाई ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। मुझे ऐसा लगा था कि एक न एक दिन तुम मेरा साथ जरूर दोगे, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए। मैं ही बेवकूफ थी जो इतने साल से तुमसे प्रेम करती आई हूँ। अब जब तुमको विवाह करना ही है अपनी भाई की मर्जी से, तो जाओ, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। रेखा रोते हुए अपने घर की ओर चल देती है और रघु का विवाह कुछ ही दिनों में हो जाता है। ज्योति दुल्हन बनकर घर आ जाती है। रघु जैसे ही ज्योति को देखता है, उसके दिल में एक टीस उठती है। गांव की सबसे सुंदर लड़की को छोड़कर भाई ने सबसे काली लड़की से विवाह करा दिया। पर कोई बात नहीं, काले गोरे भी ऊपर वाले के ही बनाए हुए हैं। अब बस मैं इस विवाह को दिल से निभा लूं, यही मेरी ख्वाहिश है। मैं कभी भी अपने पुराने प्रेम को याद न करूं। ज्योति को ही सब कुछ समझाऊंगा। आज से ज्योति ही मेरी सब कुछ है। दिन बीत जाते हैं और एक दिन प्रभास घर आता है और रघु से कहता है, रघु, अब तुम्हारा विवाह हो गया है। अब मैं चाहता हूँ हम दोनों अलग अलग घर में रहे। तुम खेतों वाली जमीन में जाकर रहने लगो और मैं यहीं रहूंगा, और माँ को भी ले जाओ। मुझे इसी घर में आपके साथ रहना है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और आप मुझसे क्यों अलग होना चाहते हैं? मैं कभी आपसे अलग नहीं होऊंगा। हाँ, रघु ठीक कह रहा है। क्यों घर अलग अलग करना चाहता है? अभी 20 ही दिन हुए हैं विवाह को, लोग क्या कहेंगे? माँ, जाने दे इसको। ये सारी जिंदगी मेरे पीछे ही चलेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। अब समय आ गया है, इसको अकेले चलना चाहिए। मैं जानता हूँ ये अकेले नहीं चल पाएगा, इसलिए तेरे साथ इसको भेज रहा हूँ, ताकि तेरे साथ ये अकेला ना समझे खुद को। अभी आप तीनों खेतों वाले घर में जाओ। मैं कल से नए घर की नींव रख रहा हूँ। कुछ ही दिनों में घर बन जाएगा, इसमें रहना आप दोनों। ऐसा घर बनाऊंगा कि गाँव वाले देखते ही बोले ये बराबर बराबर दोनों भाइयों के घर है। तो ऐसा बोलना कि तू घर फिर से बनवाना चाहता है, और तू हमें जिस घर में भेज रहा है उस घर में भैंसे बंधा करती थी तुम्हारे पिताजी के समय में। उसमें कैसे रहेंगे हम लोग इतने दिन? अरे माँ, ज्यादा मजदूरों को लगाकर जल्दी बनवा दूंगा। अब जल्दी जाओ, मिस्त्री आते ही होंगे। तेरी पत्नी को भी भेज दे, वो अकेले यहाँ क्या करेगी? माँ, वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही है। ये बच्चों के साथ अपने घर रह लेगी। आप तीनों उस घर में रह लो, मैं यहीं रहकर काम करवाऊंगा। शांति छोटे बेटे और बहू के साथ घर छोड़ देती है और उस भैंसों वाले घर में आकर रहने लगती है। बहुत मुश्किल था उस घर में रहना, परंतु बेटे ने घुट्टी ऐसी पिलाई थी कि उसको शांति क्या, छोटे बेटे और बहू भी नहीं समझ पाए। ये एक साजिश है। अगले दिन रघु दिन के समय में ही घर वापस आ गया। क्या हुआ बेटा, आज जल्दी घर आ गया? अभी तो गया था और वापस भी आ गया। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं तुझे बुखार तो नहीं हो गया? जब से काम करना शुरू किया है आज तक कभी भी आधे दिन से घर वापस नहीं आया। आज दिन में ही कैसे वापस आ गया? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। मैं गोदाम में गया था पर वहाँ ताला लगा हुआ है। भैया का भी कोई अता पता नहीं है। मैं अपने घर पर गया था, पुराने वाले घर, लेकिन वहाँ पर भी ना भैया है ना भाभी है। और तो और उस घर में भी जो हमारा घर था उसमें अब दूसरी फैमिली रह रही है। जो गांव का बड़ा जमींदार है उसने मुझसे कहा कि यह घर अब उसने खरीद लिया है और आज से जमींदार ही उस घर में रहेगा। और भैया यहाँ से शहर चले गए भाभी को लेकर।
ये क्या बोल रहे हो? दिन में सपने तो नहीं देखने लग गए हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वो जमींदार पागल तो नहीं हो गया? कुछ भी बोल रहा है। भला मेरा बेटा और बहू क्यों गांव छोड़कर जाएंगे? मेरे बेटे की बहुत इज्जत है गांव में, इतनी के किसी की नहीं होगी। मुझे लगता है ये जमींदार पागल हो गया है। तू उसके पास जा और उसको बोल मेरा बेटा उसी के जैसा एक और घर बनाना चाहता है ताकि उसमें मेरी छोटी बहू और बेटा रह सके। वो जमींदार जरूर नींद में होगा जो ऐसे बोल रहा है। चल तू मेरे साथ, मैं चलकर उस जमींदार को देखती हूँ और उसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। अब कुछ नहीं होगा माँ, मैं गया था जमींदार के पास, मैंने उससे बात करने की कोशिश की। वो बस एक ही बात बोले जा रहा है, ये घर उसको मेरे ही भाई ने बेच दिया है। इतना ही नहीं, उसके 2 लोगों ने मुझे जमकर धमकाया और घर से बाहर निकाल दिया। उन लोगों का कहना है कि वह घर उन्होंने खरीदा है और जमींदार ने मुझे हमारे घर के कागज भी दिखाए हैं। भैया ने सच में वह घर उनको बेच दिया है। ये नहीं हो सकता, प्रभास को बुला कर ला, मैं उससे बात करती हूँ। ये सब उसने क्यों किया? ऐसी भी क्या मजबूरी थी उसने जो घर बेचना पड़ा उसे? कहीं मेरे बच्चे पर किसी का कर्ज तो नहीं हो गया था? कभी उसने डर के कारण मुझे बताया ही ना हो और चुपके से घर बेच दिया हो। कौन सी कर्जे की बात कर रही है माँ? अभी परसों ही मैंने भाई को इतने सारे पैसे दिए हैं। भाई ने बोला था सारा गोदाम का सामान बेचकर पैसे लाने को। भाई बोल रहे थे उनको बड़ी जगह से सामान लाना है गोदाम का, इसलिए बहुत सारे पैसे चाहिए। मुझे लगा आज आ गया होगा सारा सामान। अब गोदाम पे ताला, घर पे किसी और का होना, तुझे नहीं लगता इस बात में कोई तो गहराई है? ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू जा और अपने बड़े भाई को बुला कर ला, मैं खुद बात करूंगी उससे, एक एक सवाल का जवाब लूंगी उससे। ये सब उसने किसकी मर्जी से किया? घर गोदाम सब बर्बाद कर दिया। पूरे गांव में भाई को ढूंढ कर आ रहा हूँ, भाई का कोई अता पता नहीं है। यदि भाई गांव में होते तो कहीं न कहीं तो मिलते ना, वो गांव में है ही नहीं। इसका मतलब जमींदार सच कह रहा था। प्रभास ने उसको घर बेच दिया, हमको घर से निकाल दिया, सारा पैसा लेकर खुद शहर भाग गया। अब समझ आया कि क्यों उसने अपने पत्नी और बच्चों को हमारे साथ नहीं भेजा था। एक ही दिन में क्या से क्या हो गया। मेरा खुद का बेटा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब मैं नई बहू को लेकर कहाँ जाऊँ, क्या खिलाऊं? वो क्या बोलेगी मेरी नई बहू अपने घर जाकर? माँ जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप लोग मुझे जैसे रखेंगे मैं रह लूंगी, आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी। रघु ने कुछ नहीं कहा, मगर उसके दिल में तूफान था। उसके घर में सिर्फ 2 दिन का राशन बचा था, ना ढंग का घर, ना ही कुछ काम बचा था उसके पास। जो कल तक अपने भाई को इतना सारा धन कमा कर देता था, आज वो ही खाली हाथ रह गया था। माँ बेटे अब दोनों ही रो रहे थे। कोई और होता तो वो सह लेते, खुद के सगे भाई और बेटे ने माँ और भाई को बर्बाद कर दिया था। आपके भाई ने आपके साथ बहुत बुरा किया, आपका सब कुछ छीन लिया, पर आपका हुनर नहीं चुरा पाए वो। आप फिर से मेहनत कीजिए, आपको सारा काम आता है, आप फिर से जमा कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है आप पर। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। पिछले महीने मेरे गोदाम पे एक दूसरे गांव का व्यापारी आया था। वो मुझसे अपने गोदाम में काम करवाना चाहता था, परंतु मेरे पास अपना था इसलिए नहीं किया। आज मैं वहीं जाऊंगा और काम शुरू करूंगा। रघु काम की तलाश में निकल पड़ता है और ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। अब वो अपनी माँ और पत्नी को लेकर उसी गांव में बस गया था।